ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था, कौन सा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंड होप सो वो चैप्टर मेरा तो कंप्लीट हो गया, बट आपका भी कंप्लीट हो गया होगा, राइट? ठीक है, देखो मेरा सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, उसके बारे में आप टेंशन मत लो। आप अपने सिलेबस का ध्यान रखना कि मेरे सिलेबस के साथ साथ आपका सिलेबस भी पैरेलल रन होना चाहिए, ठीक है? और टेस्ट के लिए रेडी रहना। मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूंगी, ध्यान रखना। ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं देने वाली हूँ कि बताओ पोलेंस कहाँ पे बनते हैं, एंथर के अंदर बनते हैं क्या, स्टिग्मा में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, तो ऐसे में ऑप्शन आपको नहीं दूंगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन का पेपर का लेवल अच्छा आएगा तो मेंटली प्रिपेयर रहना इसके लिए। और मेरा जो मेन पर्पज होगा क्वेश्चन पेपर बनाने का, है ना, तो उस क्वेश्चन के पीछे मेरा मेन पर्पज क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करना। तो जहां पे भी आप गलती करते हो ना, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको दूंगी, ठीक है? ताकि जितनी गलतियां करनी है बट आप भी कर लो, आपको मेन एग्जाम के अंदर नहीं करना है, ठीक है? चलो, तो ये आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, मैं आपको बताऊंगी नहीं, जैसे 3-4 दिन के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है? बट कब होगा तो आपके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगी, तो रेडी रहना आप लोग, ठीक है? अच्छा, एक मुझे ना कल बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि लाइक में पार्थेनोकार्पी जो होता है ना, वो कौन से प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होता है? पार्थेनोकार्पी इज नॉट यूजफुल फॉर विच प्लांट? क्या होगा इसका आंसर? ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, पार्थेनोकार्पी में आप लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग वहां पे फ्रूट्स बन रहा है, बट फ्रूट्स के अंदर सीड होता है क्या? नहीं, है ना? तो जहां पे एडिबल पार्ट ही अगर सीड है, तो क्या वहां पे है ना पार्थेनोकार्पी मतलब यूजफुल हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्जांपल वॉलनट हो गया, ठीक है, बादाम हो गई, आपकी काजू हो गए, एंड जहाँ पे दालें होती है, यहाँ पे है ना हम लोग खाते भी क्या है, कॉटिलिडन्स खाते हैं, सीड खाते हैं। तो जहाँ पे पार्ट एडिबल जो होता है वो सीड होता है ना, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि पार्थेनोकार्पी जो होगी वो यूजफुल नहीं होती है, ठीक है? चलो, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा? चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा जूलॉजी के बारे में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी, अभी तक आपने पढ़ा था बॉटनी के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी के बारे में। देखिए, बॉटनी जूलॉजी क्या है ना, आप बायोलॉजी का डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, आप सिंपल बोल लीजिए कि हम लोगों को बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूं तो ये चीज क्या हो जाएगा, ह्यूमन। एंड ह्यूमन जो होता है वो टेक्निकली कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। एंड यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि वो हो जाएगा डायोशियस। एंड डायोशियस का मीनिंग क्या होगा, when male and female are sex organ are present in a two different body, तो ये हो जाएगा डायोशियस। और हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमन के अंदर आपको मिलेगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिनिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिनिज्म मिलेगा। अब डाइमॉर्फिनिज्म का मतलब क्या हो गया मैम, कि आप लोग मेल और फीमेल को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। देखो, सेक्सुअली और डाई मीन्स क्या होगा, टू, एंड मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजी, तो आप लोग एक्सटर्नली मेल और फीमेल को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो ये चीज क्या होता है कि ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली डाइमॉर्फिनिज्म शो करता है, ठीक है? और ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं मैम। तो यहाँ पे ह्यूमन जो होता है वो ओनली परफॉर्म करता है क्या, सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? तो जैसे आप लोगों ने प्लांट किंगडम, सॉरी रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट आपने जो टॉपिक पढ़ा था, एंड उसमें जो आपने सीक्वेंस पढ़ा था, वो एग्जैक्ट सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे ह्यूमन के लिए फॉलो करने वाले हैं। कैसे मैम? पहले हम लोग ह्यूमन मेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंड देन उसमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, है ना? फिर हम फीमेल पढ़ेंगे, फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर गैमेट्स का हम लोग ट्रांसफर पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रियो का हम क्या करेंगे, पार्चुरेशन, ठीक है? एंड वो छोटा सा बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है कहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? सो अब मुझे बताओ, इसके अंदर मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट? कंसिस्ट ऑफ, पहला चीज, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, क्या हो जाएगा इसके अंदर, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा सेकेंड इसके अंदर क्या होगा, एक्स,
एक्सेसरी डक्ट होगी इसके अंदर। एंड ये डक्ट्स क्या होती है, लाइक एपिडिडामिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, वास इफरेंशिया हो जाएगा, ठीक है, एंड रेटिटेस्टिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो जो भी डक्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, है ना, जैसे ग्लैंड्स हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग और बोलते हैं काउपरस ग्लैंड। तो ये सारे, एंड फिर उसके बाद में जो उसका पेनिस वाला पार्ट होगा, दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्या हो जाएगा, इसका आउटर पार्ट हो जाएगा जेनिटल, है ना, तो ये हो जाएगा इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो जाएगा। अब मुझे इसकी बात बताओ, इसके लिए सबसे मेन गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाला जो पार्ट होता है वो कौन होता है, टेस्टिस। तो मैं क्या बोलूंगी कि टेस्टिस जो होता है वो सबसे मेन, या फिर इसका हो जाएगा क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका सबसे मेन ये फिर क्या होगा, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। बट वहीं पे ये सारी जो चीजें हैं ना, इसको आप लोग क्या बोलोगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, एंड डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब जो डायरेक्टली गैमेट्स बनाएगा एंड सेक्स हार्मोन बनाएगा, तो वो चीज क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएंगे। एंड जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। वैसे इसका मैं आपको एक एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ कि देखिए, जहाँ पे यहाँ पे ना क्या बोलते हैं हम लोग कि सेक्सुअलिटी जो है वो अगर आपकी एंडोक्राइन सिस्टम से अगर डायरेक्टली रेगुलेटेड होती है तो क्या बोला जाएगा इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बट इनके ऊपर डायरेक्टली एंडोक्राइन सिस्टम का कोई रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक रिलीज होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा टेस्टिस को टू प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है, तो मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डायरेक्टली एंडोक्राइन सिस्टम से रेगुलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। एंड इनको हम सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेगुलेटेड डायरेक्टली एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए टेस्टिस जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे कि टेस्टिस प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर होता है। एंड कहाँ पे, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैल्विक रीजन। अब तुम बोलोगे कि पैल्विक रीजन क्या होता है, तो देखो ये डायफ्राम होता है ना, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं डायग्राम यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपकी बॉडी कैविटी हो गई, एंड ये बॉडी कैविटी जो है बीच में यहाँ पे होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये डायफ्राम की अपर वाला जो पार्ट होता है दिस इज थोरेसिक कैविटी, क्या बोलेंगे इसको, थोरेसिक कैविटी। एंड डायफ्राम के नीचे वाला ये वाला जो कैविटी होगा दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, ठीक है, ये वाला जो पैल्विक रीजन होता है, क्योंकि हमारी जो हिप बोन होती है ना, तो वहां पे गर्डल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैल्विक गर्डल होता है, ठीक है। तो इस रीजन को भी क्या बोला जाएगा, पैल्विक रीजन, समझ आ गया। तो ये कैविटी के मैंने नाम ले दिए फटाफट, ठीक है। तो अब टेस्टिस हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ ऐसा क्यों, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। एंड 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। स्पर्म के लिए 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हाई टेम्परेचर कंसिडर होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये बॉडी से बाहर होने से वहां पे टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस विद नॉर्मल टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम आती है विंटर के बारे में और सर्दी है तो इनके बारे में, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा, वैसे ये जो टेस्टिस होते हैं बिफोर बर्थ, मतलब अगर एक मेल है और एक मेल एम्ब्रियो है जो अभी कहाँ पे, फीटस कंडीशन के अंदर है, तो अगर फीटस कंडीशन में है उस टाइम जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, वो स्कॉटम के अंदर नहीं होते। बट एट द मंथ ऑफ 7th अंडर कंट्रोल ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एक्चुअली टेस्टिस जो होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं कहाँ पे, बॉडी से बाहर स्कॉटम के अंदर। कब,
एम्ब्रियो के 7th मंथ पे टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखना, इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, चलो तो मैं ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हम बोलेंगे कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, और बॉडी इन कहाँ पे? स्कॉटम के अंदर, और स्कॉटम को हम बोल सकते हैं और स्कॉटल शेप, एक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बॉडी से बाहर होने से क्या फायदा होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, टेम्परेचर 2 डिग्री नहीं हो रहा है, 2 डिग्री का मतलब होता है आइस क्यूब। अब उनको आइस क्यूब नहीं बनाना है, मैं क्या बोल रही हूँ, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस विद नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस के कंपेयर में ये इतना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 35 या फिर 34.5 हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, स्कॉटम के अंदर उसका टेम्परेचर इतना होगा। और मैंने आपको क्या बोला था, ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ फीटस, ड्यूरिंग 7th मंथ, ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ फीटस टेस्टिस क्या हो जाएंगे, डिसेंट, मतलब डाउन की तरफ मूव करेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो फीटस कंडीशन में बनता है। ऐसा मत सोचना कि मेल के अंदर जब ओनली जब सेकेंडरी कैरेक्टर आएगा या जब वो एडल्ट होगा तभी उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। फीटस के अंदर भी क्या फॉर्म होता है, वहां पे टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन फीटस के अंदर 7th मंथ पे टेस्टिस को स्कॉटम के अंदर ट्रांसफर करने का हेल्प करेगा। बट कभी कभी ये चीजें ऐसी हो नहीं पाती है और टेस्टिस कहाँ रह जाते हैं, बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, और अगर बॉडी के अंदर ही अगर टेस्टिस रह गए तो उस केस में क्या होगा, स्पर्म तो बनेंगे बट वो स्पर्म जो होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा, स्टेराइल। और कभी कभी होता है कि वो टेस्टिस जो होते हैं 2 होते हैं ना, उनमें से केवल एक ही स्कॉटम के अंदर ट्रांसफर होता है और एक बॉडी के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये पर्सन स्टेराइल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना, इसके पास एक जो टेस्टिस होगा वो नॉर्मल होगा, नो डाउट इसके अंदर स्पर्म का काउंट कम होगा सीमन के अंदर, बट एक पर्सन को स्टेराइल मत कर देना आप लोग। ठीक है, चलो तो मैं इसको क्या बोलते हैं, अब मैं आपको कंडीशन पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्रिप्टो आर्चिडिज्म, क्रिप्टो आर्चिडिज्म। एंड क्रिप्टो मीन्स क्या होता है, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन। ठीक है, एंड आर्चिडिज्म मतलब क्या होता है, टेस्टिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फेल टू डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, इन स्कॉटम, इन स्कॉटम। और इस केस में क्या होगा कि वो कहां पे रह जाएंगे, रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। कहां पे रहेंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाएंगे। और उस तरह से केस के अंदर ये जो पर्सन होगा वो कैसा हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहला कंडीशन पढ़ाया, कौन सा, क्रिप्टो आर्किडिज्म के बारे में। अब मैं सेकंड आपको पढ़ा रही हूँ क्या, मोनो आर्किडिज्म। एंड मोनो आर्किडिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर, मोनो मीन्स 1, तो अगर मतलब दोनों टेस्टिस में से केवल एक ही टेस्टिस जो होता है वो कभी स्कॉटम के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, और एक कहां पे रह जाएगा, बॉडी के अंदर। तो आप ध्यान रखना, इसको लिख लेना पॉइंट को ना। अच्छा, थर्ड में एक आपको यहाँ पे चीज और डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज द कैस्ट्रेशन। अभी कैस्ट्रेशन आपने कभी सुना होगा, कैस्ट्रेशन का मतलब होता है सर्जरी के थ्रू स्कॉटम को, मतलब टेस्टिस को काट के बॉडी से रिमूव कर देना। दिस इज कैस्ट्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते होंगे हिंदी में, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कैस्ट्रेशन का मीनिंग समझ आ गया आपको, जिसमें क्या करना होता है ना, सर्जरी के थ्रू क्या करना होता है, टेस्टिस को बॉडी से रिमूव कर दिया।
अगर मान लो इसको टेस्टिस को बॉडी से रिमूव कर दिया तो उस केस में क्या होगा? हाँ, और ये भी मैं कब कर रही हूँ? जब ये बच्चा जुवेनाइल फेज के अंदर है। तो जुवेनाइल फेज से जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होगा तो उस कंडीशन में इसकी बॉडी के अंदर टेस्टिस ही नहीं है, तो क्या टेस्टोस्टेरोन होगा? क्या नहीं। तो इस बच्चे के अंदर क्या कभी मेल रिप्रोडक्टिव करेक्टर आएंगे? क्या जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर होते हैं मेल के अंदर, लाइक आवाज का भारी होना, चेस्ट पे हेयर आना, तो ये सब करेक्टर आएंगे क्या? दाढ़ी मूंछें आना? बिल्कुल भी नहीं। तो मैम ऐसा कब किया जाता था? हमारे पुराने टाइम के अंदर जो यूरोपियन कंट्री होती थी ना, तो उनके अंदर ये जानबूझ के छोटे बच्चों को सिंगिंग के लिए वहां पे उनका कैस्ट्रेशन किया जाता था। क्यों? क्योंकि सिंगिंग के लिए हमेशा वॉइस का जो पिच होता है वो हमेशा हाई होना चाहिए, जैसे लड़की की आवाज होती है ना। हाँ, तो इनको बोलते हैं कॉयर बॉय। क्या बोलेंगे इनको? तो कैस्ट्रेशन का मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। क्या? कॉयर बॉय। एंड कॉयर बॉय क्या होता है? ये रिलेटेड होते हैं कहाँ से? सिंगिंग से रिलेटेड होते हैं। और इनका कैस्ट्रेशन क्यों किया जाता था? यूरोपियन कंट्री में ऐसा प्रैक्टिस यूज होता था। और इनका कैस्ट्रेशन क्यों कट किया जाता था? क्योंकि इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन फॉर्म नहीं होगा। सो उस केस में क्या होगा? इनकी आवाज जो होती है कभी हैवी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हाई पिच जो होती है ना, छोटे बच्चों की पिच हमेशा ज्यादा ही होती है, तो वो हाई पिच को यहाँ पे क्या किया जाता था? मेंटेन रखा जाता था। इतना समझ आ गया? इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताती हूँ। एक आपने सुना होगा बुल और एक आपने सुना होगा ऑक्स। ठीक है, तो बता सकते हो बुल और ऑक्स में क्या डिफरेंस है? बुल, ठीक है, जो हमारे गले के अंदर घूमता रहता है ना, जो जंगली टाइप से होता है, एकदम वाइल्ड टाइप का, वो होता है बुल। बट जो ऑक्स होता है ना, वो जनरली यहाँ यूज किया जाता है कहाँ पे? खेतों के अंदर। सो बेसिकली उसमें भी क्या किया जाएगा? उसका जो टेस्टिस होता है उसको काट दिया जाता है। तो उससे क्या होगा? अगेन मैंने बोला था उसकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन फॉर्म नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली अगर आपने देखा होगा कि लाइक एक फीमेल होती है और एक मेल होता है ना, तो दोनों में से ज्यादा एग्रेसिव कौन होता है? तो आपने देखा होगा कि मेल जो होता है वो ज्यादा एग्रेसिव होता है। और उसमें भी आपने देखा होगा कि मेल के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। कुछ मेल बहुत काम होते हैं एंड कुछ मेल बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा वाइल्ड होते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिसाइड करता है कि वो कितना एग्रेसिव होगा। ठीक है, बाकी सेकेंडरी बिहेवियर तो होता ही है। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे एग्रेसिव के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है? एग्रेसिवनेस के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? इस बुल का जो था वो कैस्ट्रेशन कर दिया। सो उस कंडीशन में उसका टेस्टिस काट दिया हमने। तो अब उस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन तो बनेगा भी नहीं ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा? इसका एग्रेसिवनेस जो होता है वो खत्म हो जाएगा। अब इस आराम से इसको हम बोलेंगे ऑक्स। और इस ऑक्स को हम लोग जनरली यूज करते हैं कहाँ पे? खेती के लिए, या फिर जो कार्ट व्हील आपने देखे होंगे। ठीक है, तो कार्ट व्हील जो कार्ट व्हील नहीं, कार्ट तो गाड़ियां जो होती है ना, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी को खींचने के लिए जो यूज किया जाता है, तो जनरली वो कौन होता है? ऑक्स। तो ऑक्स को यूज किया जाएगा कहाँ पे? फार्मिंग के लिए, प्लकिंग है ना। एंड कार्ट व्हील को, मतलब कार्ट को, बैलगाड़ी को खींचने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये होता है कहानी किसका? कैस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग एक बार पढ़ते हैं स्कॉटम के बारे में। तो बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? होप सो नहीं होगा। देखो ये चैप्टर तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी मतलब काफी अच्छे लेवल पे पढ़ा है। ठीक है, बट हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर। लाइक आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी कि 7th मंथ पे टेस्टिस जो होता है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ट्रांसफर होता है स्कॉटम के अंदर। हाँ जी, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्कॉटम के बारे में। स्कॉटम बोल दीजिए या इसको और स्कॉटल शेक भी बोल सकते हैं। खैर ये तो आपको पता ही होगा, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ वहीं पे। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ यह कंप्लीट हुआ था, ठीक है, यहाँ से इसको क्या करना, स्टार्ट कर लेना। तो नाम देखो, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है
पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन, टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर ये कौन है, एपिडिडाइमिस, एंड फिर बाद में ये एपिडिडाइमिस ओपन होगा किसमें, वास डिफरेंस के अंदर, और देखिए ये वास डिफरेंस ऊपर जा रही है ना। तो ये हो गया इसके अंदर क्या, टेस्टिस। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस होता है ये अटैच होता है किसके साथ, इस स्कॉटम की वॉल के साथ में अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं गुबर्निकुलम। ये आपको रेड कलर दिख रहा है, हाँ जी, तो रेड कलर क्या कर रहा है, टेस्टिस को स्कॉटल वॉल के साथ अटैच कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा गुबर्निकुलम। ठीक है, गुबर्निकुलम इसको बोला जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपको ये दिखाई देती है एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ना, एक कैनाल, इसको बोला जाएगा इंगुअल कैनाल। क्या बोलेंगे इसको, इंगुअल कैनाल। सो एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि जो 7th मंथ पे जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल से कहां पर ट्रांसफर होगा, स्कॉटम के अंदर, किसके थ्रू इंगुअल कैनाल। तो इस इंगुअल कैनाल से वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है स्कॉटम के अंदर। क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार जब ये टेस्टिस इधर ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंगुअल कैनाल को ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज ये जो टेस्टिस होते हैं ये वापस डिस्प्लेस हो सकते हैं, ये वापस क्या हो सकते हैं, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। सो उस केस में एक बार टेस्टिस 7th मंथ पे स्कॉटम के अंदर जब ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद इस इंगुअल कैनाल के अंदर एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब फाइबर, ये फाइबर हम लोग यहाँ पे डिपोजिट कर देंगे, और ये फाइबर डिपोजिट होने की वजह से ये जो इंगुअल कैनाल होती है पूरी कैसी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये वापस बैक मूव नहीं करेंगी। तो ये जो आपको फाइब्रस इसके अंदर दिख रहा है ना, तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब मैम इस इंगुअल कैनाल को कौन कौन सी चीजें जो है वो क्रॉस करती है, लाइक एक तो आप लोग देख रहे हो कि इस इंगुअल कैनाल से क्या बाहर जा रहा है, वास डिफरेंस बाहर जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होनी चाहिए, और इसके अलावा नर्व सिस्टम, न्यूरॉन भी होना चाहिए ना, एंड थर्ड इसके अंदर लिम्फ वेसल्स भी होता है। ठीक है, एंड फोर्थ तो मैंने वास डिफरेंस बोला ही है, और एक और मसल होती है जिसको बोला जाता है क्रीमैस्टर मसल। कौन सी मसल, क्रीमैस्टर मसल। टेक्निकली ये क्रीमैस्टर मसल जो है इस टेस्टिस को, ये आपको जो मैं ब्लू कलर बना रही हूँ ना, दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर कौन हो जाएगा, दिस इज क्रीमैस्टर मसल, एंड ये क्रीमैस्टर मसल्स टेस्टिस को इंटरनली ये बॉडी वॉल के साथ में इसको अटैच करेगा। तो ये जो ब्लैक कलर है ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज बॉडी वॉल। तो क्रीमैस्टर मसल्स का फंक्शन बताइए क्या है, ये टेस्टिस को इंटरनली बॉडी वॉल के साथ में अटैच करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्रीमैस्टर मसल्स भी क्या क्रॉस कर रहा है, इंगुअल कैनाल को क्रॉस कर रहा है। तो मैं ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ कि इंगुअल कैनाल को कौन कौन क्रॉस करेगा। तो इंगुअल कैनाल को क्रॉस करते हुए क्या क्या चीजें जाएगी, एक तो आपको वास डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वास डिफरेंस। सेकंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है क्रीमैस्टर मसल, क्या दिखाई दे रही है, क्रीमैस्टर मसल। थर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होगी क्या, ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी तो करनी है ना। और उसके बाद एक और तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज लिम्फ सुना होगा ना, हाँ, तो लिम्फ वेसल्स होगा। और लास्ट एक और चीज होती है नर्व, न्यूरॉन। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंगुअल कैनाल से कुछ भी चीजें क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, अब आपने कभी सुना होगा हर्निया के बारे में, जो जनरली आपने हर्निया एक प्रॉब्लम सुनी होती है मेल के बारे में। ठीक है, हर्निया फीमेल को भी हो सकता है। वैसे हर्निया का टेक्निकली मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन। लिख लीजिए ये वाला, हर्निया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन का अपनी जगह से हिल जाना। ठीक है, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन इज हर्निया। अब क्या होता है मेल के अंदर,
हमने बोला था कि ये इंगुअल कैनाल जो है पूरी की पूरी सॉलिडिफाइड कर दी जाती है थ्रू द फाइब्रस टिश्यू, पूरा फाइबर डिपॉजिट हो जाता है। और इन केस गलती से अगर ये फाइब्रस टिश्यू अगर कम है, इसका लेस अमाउंट है, और इसके एग्जैक्टली ऊपर प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका डायमीटर भी बहुत कम होता है, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अपना डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया तो उस कंडीशन के अंदर वो एंटर हो जाती है इंगुअल कैनाल के अंदर, और उस कंडीशन में ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, सर्जरी करेंगे, हम भी कर देते हैं। देखो ये था इंगुअल कैनाल, आपको दिख रही होगी, और इस यहाँ पे एंटर हो गई कौन, थोड़ा सा पार्ट एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बहुत पेन होता है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकालेंगे, एंड बाहर निकाल के इसको इंगुअल कैनाल को पूरा टाई कर देंगे, बांध देंगे, ताकि कहीं गलती से नेक्स्ट टाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें एंटर नहीं हो। अब आप तो बोलोगे मैम कि अगर इसको टाई कर दिया तो उस केस में तो ये वास्ट डिफरेंस भी क्या होगी, फिर मतलब टेस्टिस कैरी नहीं कर पाएगी ना। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा टेस्टिस तो नॉर्मल है ना, तो पर्सन स्टेराइल नहीं हो जाएगा। हाँ नो डाउट उसके सीमन के अंदर स्पर्म का काउंट कम होगा, क्लियर। तो ये चीज होता है हर्निया। जो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, फर्स्ट वाला मूवी, हाँ उसमें था ना, अब्बास भाई ये हर्निया तुम पे उधार रहा हूं, ठीक है, मूवी देखना बहुत अच्छी है, ठीक है। कभी टाइम मिले मुन्ना भाई एमबीबीएस फर्स्ट वाली पार्ट देखना, उसके अंदर मैंने जब वो रिलीज हुई थी कम से कम 7 या 8 बार हम लोगों ने रोज शाम को देखते थे, ऑलमोस्ट पूरा वीक, एवरी इवनिंग, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखो ये जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस की वॉल के अंदर यहाँ पे होते हैं रिंकल्स, टेस्टिस की वॉल के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, रिंकल्स होते हैं। तो ये रिंकल्स कहां से आए, हाँ तो ये रिंकल्स होते हैं किसकी वजह से, यहाँ पे मसल्स होती है दैट इज डॉर्टस मसल। कौन सी मसल, डॉर्टस मसल। और ये डॉर्टस मसल जो होती है वो थोड़ी बहुत ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रहती है, एंड जब थोड़ी बहुत ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो उस कंडीशन में टेस्टिस के ये जो स्कॉटम होगा, इस स्कॉटम के अंदर यहाँ पे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे बन जाते हैं रिंकल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये डॉर्टस मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, इन वॉल ऑफ स्कॉटम। ना हो यहाँ पे डॉर्टस मसल्स का फंक्शन क्या, देखो अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, डॉर्टस मसल्स और क्रीमेस्टर मसल्स, इन दोनों का फंक्शन सेम होता है। इन दोनों का फंक्शन होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है। जैसे आइडियली टेम्परेचर कितना होता है, तो हमने बोला था 34.5 डिग्री टू 35 डिग्री, ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आइडियल कंडीशन होती है, क्योंकि 37 में से आपको डिक्रीज करना है ना 2 to 2.5, तो डिक्रीज करने के बाद जो आइडियल कंडीशन बनेगी वो कौन सी होगी, ये वाली ना। अब दो कंडीशन आ गई है, एक आता है समर और एक आता है विंटर। अब समर में प्रॉब्लम क्या होती है कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो टेस्टिस बॉडी के बाहर है वो वहां से हीट गेन कर सकते हैं, एंड हीट गेन होने की वजह से वहां पे टेम्परेचर बढ़ सकता है। और इसका ऑपोजिट विंटर, विंटर के अंदर टेम्परेचर बाहर का कम होता है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है ना, तो हीट लॉस भी जल्दी करेंगे। सो उस केस में क्या होगा, उसमें अगेन टेम्परेचर रेगुलेशन का प्रॉब्लम आ गया। तो ये डॉर्टस मसल्स और क्रीमेस्टर मसल्स दोनों क्या होता है, जब कंडीशन होगी विंटर, तो विंटर के अंदर इन दोनों के अंदर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो अगर क्रीमेस्टर मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये टेस्टिस को खींच के ऊपर ले आए ना, क्योंकि ये किसके साथ बाइंड है, टेस्टिस के साथ बाइंड है ना, तो ये टेस्टिस को खींच के बॉडी पोल के पास ले आएगा ना, बॉडी के पास ले आएगा, एंड बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना है 37 है, समझ आ गया। और सेम चीज जो डॉर्टस मसल्स, तो डॉर्टस मसल्स में भी क्या होगा, ड्यूरिंग विंटर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो टेस्टिस छोटे आपको दिखाई देते है ना। और वहीं पे जो समर होगा, तो समर के अंदर यहाँ पे क्रीमेस्टर मसल्स और डॉर्टस मसल्स दोनों ही क्या हो जाएगी, रिलैक्स, लूज हो जाएगी, तो उसकी वजह से टेस्टिस क्या हो जाएंगे, स्कॉटम जो होता है लूज हो जाएगा, तो उसका सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाएगा, एंड सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से हीट लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे किसका, क्रीमेस्टर मसल्स का
और डॉटर्स मसल्स का। प्रीमेस्टरल एंड डॉटर्स मसल्स। ठीक है, इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग, एक होता है विंटर और एक होगा ड्यूरिंग समर। ड्यूरिंग विंटर एंड ड्यूरिंग समर। तो विंटर के टाइम क्या हो जाएगा, ये जो दोनों मसल्स होती है बोथ मसल्स कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। एंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो टेस्टिस होंगे वो कहां पे आ जाएंगे, अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे ना। तो टेस्टिस क्या होंगे, अप होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी के पास आ जाएंगे। तो ये टेम्परेचर, उसको हीट वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि ड्यूरिंग समर, तो ये मसल्स जो होती है वो हो जाएगी रिलैक्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से स्कॉटम जो होगा इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हीट लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे इसके मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पे जो स्कॉटम होगा, ठीक है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट के अंदर होगा हीट लॉस। यहाँ पे हीट लॉस होगा। ठीक है, चलो अब बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ ली इसके बारे में, स्कॉटम के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टेस्टिस के इंटरनल डायग्राम पे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे हम लोग। देखो 5 बार रिवीजन करना, सारी चीज याद हो जाएगी, इतना कुछ टफ है नहीं। और ये तो मतलब सारा थ्योरी वाला पार्ट है कि मतलब जैसे होता है हम लोग वैसा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी ब्रेक पॉज करो। जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत अमेजिंग चैप्टर है। खैर चैप्टर तो सारी बायोलॉजी में अमेजिंग ही है, कौन सा खराब है बताओ। ठीक है, जो भी आपको याद हो जाएगा वो आपको अच्छा लगेगा, एंड जो आप याद नहीं करोगे वो आपको नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस का मैं क्या बनाऊंगी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या ट्रांसवर्स। जैसे मान लो ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस का मैं क्या बनाऊं, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाऊं या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। कॉमन सेंस यूज करो। तो हम लोग यहाँ पे टेस्टिस का बनाएंगे एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरह से कट कर दे। तो देखो इसका डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पहले ऐसे बना दो, ठीक है, उसके बाद में अच्छा ड्राइंग बनाते हैं हम लोग। फिर एक ब्लू लाइन ऐसे बना देगा। देखो डायग्राम में कैसे बना रही, ध्यान से देखना ना। फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो। मैडम ये क्या है, ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है, जो यहाँ पे टेस्टिस के ऊपर क्या बना रहा है, कवर बना रहा है। हाँ जी, ये टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती है जो व्हाइट कलर की होती है, जो टेक्निकली ब्लू नहीं है। अब व्हाइट मार्कर तो मैं यहाँ यूज कर नहीं सकती हूँ, है ना। तो ये जो ब्लू कलर है, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो व्हाइट कलर की होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, कवरिंग है इसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर। अच्छा व्हाइट कलर की है, तो याद कीजिए क्लास 11 कौन से फाइबर होंगे यहाँ पे, व्हाइट फाइबर होंगे, कोलेजन फाइबर होंगे, या आपने येलो फाइबर पढ़े होंगे, या रेटिकुलर फाइबर पढ़े होंगे। कौन से होंगे, तो व्हाइट कलर के कौन से फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर। तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये टेक्निकली क्या होता है, व्हाइट कलर का फाइब्रस। एंड व्हाइट कलर के फाइब्रस कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। तो इसको मैं लिख देती हूँ, व्हाइट फाइब्रस कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हो गया ये वाला। ठीक है,
अभी देखना ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो टेस्टिस के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती है। ओ माय गॉड, क्या बोला मैंने? ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो टेस्टिस के अंदर पेनिट्रेट हो गई। ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट नहीं, यहां बना दी ना। तो यहाँ पर देखो टेस्टिस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, इधर हो जाएगा 1/3 पार्ट और इधर हो जाएगा 2/3 पार्ट। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है इस तरीके से एंटर हो गई टेस्टिस के अंदर। एंड टेस्टिस के अंदर एंटर होने की वजह से आप लोग देख रहे हो कि टेस्टिस जो है वो इंटरनली छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो रहा है। टेस्टिस इंटरनली छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ 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 बताओ। तो हम लोग बोलेंगे कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होने की वजह से टेस्टिस इंटरनली भी जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इनको बोला जाएगा कंपार्टमेंट। और आप लोग क्या बोलोगे कि ईच कंपार्टमेंट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या बना रही हूं मैं यहाँ पे? कंपार्टमेंट। और ये कंपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनका नंबर होता है 250। और ये कंपार्टमेंट कब बनते हैं? हाँ, बाय इमेजिनेशन ऑफ एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये पॉइंट सारे लिख लेना आप लोग। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की तरफ पेनिट्रेट टेस्टिस, देखो टेस्टिस को ऊपर से तो कवर करेगी ही करेगी, है ना, इसके अलावा वो टेस्टिस के अंदर पेनिट्रेट करेगी और उसकी वजह से टेस्टिस को इंटरनली छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देगी। एंड ईच कंपार्टमेंट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये पॉइंट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ईच कंपार्टमेंट ऑल्सो कवर्ड विद ट्यूनिका एल्बुजिनिया। होप्सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिनका नंबर होता है 250, इनके अंदर प्रेजेंट होगी यहाँ पे क्या? हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये आपको रेड कलर दिख रहा है, तो रेड कलर की ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता है? 2 to 3 इन ईच कंपार्टमेंट। जैसे मैं सबके अंदर 1 ही बना रही हूँ अभी, कितना होता है? 2 to 3 इन ईच कंपार्टमेंट। तो दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, एक काम करना, देखो कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, पहले पूरा ड्राइंग बनाते हैं उसके बाद लेबलिंग करते हैं। ध्यान रखना, इसमें डबल टाइम वेस्ट होता है। बेटर है जब आप डायग्राम बना रहे हो ना तो उसका साथ का साथ लेबल करने की प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो मैंने क्या बोला था कि ये होता है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है। और इन ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता है? इनका नंबर होता है 2 to 3 इन ईच कंपार्टमेंट। ध्यान रखना, ये पूरा लिख लेना आप लोग। इनका नंबर कितना होगा? 2 to 3, 1 to 3 होता है, 1 to 3 इन ईच कंपार्टमेंट। 1 होता है, 3 2 होता है। एक बार चेक करना है कि 1 है या 2 है। ध्यान रखना ना। खैर, इतना आपको क्लियर हो गया। जो मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी डायग्राम में बनाऊंगी, ट्रांसफर सेक्शन भी हम लोग इसका पढ़ेंगे ना। अच्छा, अब ये जो है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो अब बाहर ओपन हो रही है। ये ग्रीन कलर की आपको डक दिख रही है, ग्रीन वाली, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबुलाई रेक्टी। और फिर फाइनली ये ओपन होगा यहाँ पे। एक पूरा ट्यूबुल्स का एक नेटवर्क होता है जिसको बोला जाएगा रेक्टल टेस्टिस। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे आपको ट्यूबुल्स मिलेगी। जैसे मान लो कि ये बहुत सारी पाइपलाइन है, ठीक है। अब इसको जब मैं काटूंगी तो आपको ऐसे डॉट डॉट दिखाई देंगे ना, ये सर्कल दिखाई देंगे। तो टेक्निकली ये सर्कल क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे
हर एक सिंगल पाइपलाइन को। तो ये हो जाएगा रेटिटेस्टिस। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ट्यूबुलाई रेक्टी होगा ये फाइनली ओपन होगा इसके अंदर, ये फाइनली ओपन होगा यहाँ पे रेटिटेस्टिस के अंदर। फिर जो रेटिटेस्टिस होगा ये ओपन होगा एपिडिडाइमिस के अंदर थ्रू वास इफ्रेंशिया। ठीक है, अब देखो अगेन मैं इसको ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये आपको दिख रही है ट्यूबुल्स जो ऊपर की तरफ जा रही है, एंड ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वास इफ्रेंशिया। मैं एक बार डायग्राम से बना दूंगी वापस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वास इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया, जिनका नंबर हो सकता है अप टू 20। ठीक है, और ये मैंने क्या बोला था, ट्यूबुलाई रेक्टी, ये हो जाएगा यहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टी। और ये जो ब्लैक कलर मैंने बनाया था ये क्या था, रेटिटेस्टिस, ये हो जाएगा यहाँ पे रेटे, एंड ये हो जाएगा टेस्टिस। अच्छा, आपने कभी रेटे टर्म सुना है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो रेटिकुलम का मीनिंग ये होता है नेटवर्क, जिनको नहीं पता लिख लो। तो बायोलॉजी के अंदर कहीं पे भी अगर टर्म आता है ना रेटिकुलम या रेटे, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा क्या, नेटवर्क। जैसे आप बोलते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपने ईआर का स्ट्रक्चर देखा था, पूरा एक वहां पे नेटवर्क बनाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्यूबुल्स का एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। तो क्या बोला जाएगा इसको, रेटिटेस्टिस। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो वास इफ्रेंशिया होता है ये फाइनली ओपन होगा किसके अंदर, यहाँ पे एपिडिडाइमिस के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो मैं पार्ट अब ड्रॉ कर रही हूँ दिस इज एपिडिडाइमिस। ये आपको रेड कलर दिख रहा है, टेंशन मत लो, अभी हम सब इनका डायग्राम वापस एक बार रफ में बनाएंगे। ठीक है, अभी बस फटाफट देखते जाओ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या, एपिडिडाइमिस। ठीक है, और ये एपिडिडाइमिस क्या होता है, हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो टेस्टिस के ऊपर अटैच्ड होता है। ध्यान पे टेस्टिस से मैंने बाहर बनाया, और उसके बाद में धीरे धीरे ये लेस कॉल्ड होने लगता है, और ये लेस कॉल्ड होने के बाद, और ये लेस कॉल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, या इसको बोला जाएगा डक्टस डिफरेंस। तो इसमें से जो अच्छा लगे वो नाम बोल दो। ठीक है, देखो आप वासा डिफरेंस तो जानते हो ना, तो वासा टर्म मत यूज करना, अब आप यूज करना क्या, डक्टस डिफरेंस के बारे में। ठीक है, चलो एक बार इसका रफ डायग्राम हम लोग वापस बना दें। हाँ, ये खत्म हो गया डायग्राम। चलो देखो इधर मैंने डायग्राम कैसे बनाया था, पहले मैंने आपको बोला था ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा हाँ, ये टेस्टिस का मुझे डायमीटर भी बताना है। तो इसका विड्थ होता है 2 to 3 क्या mm बहुत छोटा हो जाएगा ना, सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका कहाँ बनाऊं, यहाँ पे। और इसका जो लेंथ होता है वो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। अब इसको याद कैसे करोगे, तो देखना 2 3 4 5, 2 3 4 5 याद हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं। तो टेस्टिस आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये आपको ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फिर मैंने आपको बोला था कि टेस्टिस जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एक कवरिंग होती है जो इसको पूरा कवर नहीं करता है, ध्यान रखना, उसको मैक्सिमम कवर करेगा यहाँ तक। ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये यहाँ तक इसको कवर करेगा। और फिर मैंने बोला था कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वो टेस्टिस के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, एंड इसके अंदर पेनिट्रेट होने की वजह से टेस्टिस जो होगा वो इंटरनली छोटे छोटे कंपार्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिन कंपार्टमेंट का नंबर कितना होगा 250, एंड ईच कंपार्टमेंट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बना होता है व्हाइट फाइबर का। ठीक है, तो अगर टेस्टिस को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको व्हाइट कलर के दिखाई देंगे ड्यू टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ध्यान रखना, मैं 3 जगह पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के अंदर। एक तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया, दूसरा मेल के अंदर प्रेजेंट होगा टेस्टिस पेनिस के ऊपर। ठीक है, और थर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगी कहाँ पे, ओवरी पे भी।
तो हम लोग 3 बार पढ़ेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में। फिर मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ पे बन गए चलो कंपार्टमेंट, और इन कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा हाईली कॉल्ड ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है अब ओपन होगा किसके अंदर, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, तो ये ग्रीन कलर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टी, ठीक है। एंड ट्यूबुलाई रेक्टी जो है फाइनली यहाँ पे ओपन होगा रेटे टेस्टिस के अंदर। तो रेटे मीन्स नेटवर्क, तो रेटे टेस्टिस बेसिकली टेस्टिस के इन अंदर है ना, ये पूरा एक नेटवर्क फॉर्म करता है, तो उसको बोला जाएगा रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस जो है यहां से निकलेगी वास इफ्रेंशिया, यहाँ पे लिख रही है वास इफ्रेंशिया, और फिर वास इफ्रेंशिया जो है फाइनली ओपन होगा किसके अंदर, एपिडिडामिस के अंदर। और एपिडिडामिस जो होगा वो ओपन होगा किसमें, वास डिफरेंस के अंदर, डक्टस डिफरेंस के अंदर। ठीक है, चलो एक बार हम लोग फटाफट इसका डायग्राम रफ में वापस बना लेते हैं। देखो जो नहीं, आगे नहीं करना, ये मैंने बनाया था टेस्टिस, और फिर उसके बाद मैंने ये बनाया था इसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और फिर बोलेंगे कि यहाँ पे जो टेस्टिस होगा वो इंटरनली छोटे छोटे कंपार्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट, और इन कंपार्टमेंट के ऊपर भी कवर कौन बनाएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाएगा। फिर ट्यूनिका यहाँ पे हर एक ईच कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा क्या, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, जिनका नंबर होता है 1 2 3, हाँ 1 2 3। तो ये मैंने बना ली सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो हाईली कॉल्ड होती है। और फिर ये ओपन होगी किसके अंदर, ये ओपन होगी यहाँ पे वास इफ्रेंशिया, सॉरी ट्यूबुलाई रेक्टी के अंदर। तो ट्यूबुलाई रेक्टी, तो ट्यूबुल्स जो रेटे टेस्टिस में ओपन होने वाला है, ट्यूबुल्स जो रेटे टेस्टिस में ओपन होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्यूबुलाई रेक्टी। एंड ये ट्यूबुलाई रेक्टी फिर फाइनली यहाँ पे ओपन होगा कहाँ पे, रेटे टेस्टिस के अंदर। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज रेटे टेस्टिस, और ये देखो इसके अंदर जाके ओपन हो रही है यहाँ पे कौन, ट्यूबुलाई रेक्टी, इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वास ना, ये कौन है, ये हो जाएगा रेटे टेस्टिस थ्रू वास इफ्रेंशिया, जिनका नंबर हो सकता है आपको 20। तो ये होती है इफ्रेंशिया, क्योंकि ऊपर जा रही है ना, इस तरीके से ऊपर जा रही है। और फिर उसके बाद ये फाइनली टेस्टिस के बाहर या टेस्टिस के ऊपर एक हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर ट्यूबुल्स होता है जिसको बोला जाएगा एपिडिडामिस। एंड ये वास इफ्रेंशिया ओपन होगी एपिडिडामिस के अंदर, और एपिडिडामिस ओपन हो जाएगा इसमें डक्टस डिफरेंस के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने अब तक अच्छी प्रैक्टिस कर ली डायग्राम की, ठीक है, तो अब भूलना मत। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ट्यूबुल्स जो है वो टेस्टिस के अंदर है, और कौन से ट्यूबुल्स आपको टेस्टिस से बाहर दिख रहे हैं। तो देखो, ये ट्यूबुलाई रेक्टी, रेटे टेस्टिस और वास इफ्रेंशिया, ये तीनों स्ट्रक्चर तुम्हें ट्यूबुल्स के और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये सारे आपको टेस्टिस के अंदर मिलेंगे। तो इनका बोला जाता है इंट्रा ट्यूबुलर सिस्टम, इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। और जबकि एपिडिडामिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, ये सब टेस्टिस से बाहर होते हैं। चलो इसका हम लोग एक सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये है डक्टस डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग सीक्वेंस लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। बस ये आज का लास्ट टॉपिक, पहले हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाँ आज इतना ही पढ़ेंगे। और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होगी कहाँ पे, ये ओपन होगी ट्यूबुलाई रेक्टी के अंदर। और ट्यूबुलाई जो रेक्टी है, ये अगर याद कर सकते हो तो आपका चॉइस है। ट्यूबुलाई जो रेक्टी होता है वो इंटरनली, इसमें एनाटॉमी होती है, ये क्यूबॉइडल टिश्यू होता है अंदर, कैसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इस ट्यूब के अंदर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ओपन होगा कहाँ पे, रेटे टेस्टिस के अंदर। फिर रेटे टेस्टिस ओपन होगा वास इफ्रेंशिया के अंदर, इफ्रेंशिया डिफरेंशिया, ठीक है, वास इफ्रेंशिया के अंदर। फिर वास इफ्रेंशिया ओपन होगा यहाँ पे एपिडिडाइमस के अंदर, एंड एपिडिडाइमस ओपन होगा कहाँ पे, डक्टस डिफरेंस के अंदर, डक्टस डिफरेंस के अंदर। फिर डक्टस डिफरेंस जो होता है वो ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, और फिर ओपन होगा यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। तो
अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है आपको टेस्टिस के अंदर मिलेंगे? तो यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सारे आपको टेस्टिस के अंदर मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई इनको बोला जाएगा इंट्रा टेस्टिक्यूलर ट्यूबुलर सिस्टम। और इसके अलावा एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये होते हैं टेस्टिस से बाहर। सो दैट्स व्हाई इनको बोला जाएगा एक्स्ट्रा टेस्टिक्यूलर ट्यूबुलर सिस्टम। ठीक है, बस एक लास्ट में आपको इसमें एपिडिडामिस के बारे में पढ़ा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ना। देखो, एपिडिडामिस हो गया और वास डिफरेंस हो गया, इन दोनों के अंदर कॉमन एनाटॉमी मिलती है। क्या? तो इनके अंदर आपको मिलेगा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और उसके अंदर मिलेंगे आपको स्टीरियोसीलिया। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड तो समझते हो ना, मतलब लेयर है ना, एंड सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। तो ध्यान रखना, टेक्निकली ट्रू मतलब ट्रू मल्टीलेयर नहीं होता है। क्लास 11 का याद है एनाटॉमी? हाँ, तो इसके अंदर ये कैसा होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। अभी सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों? क्योंकि ये आपको एक फॉल्स अपीयरेंस देगा स्ट्रेटिफाइड होने का, लेयर्स होने का। समझाती हूँ कैसे। वैसे ये टॉपिक क्लास 11 का है। तो आप लोग क्या देख रहे हो इसके अंदर ध्यान से कि यहाँ पे जो सेल्स है ना, वो दो डिफरेंट साइज की है। एक सेल को मैंने बड़ा बनाया है, एक सेल को मैंने छोटा बनाया है। तो अगर मैं इसको दूर से देखूं ना, इधर से दूर से अगर मैं देखूं, तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कि सेल्स का 2 लेयर है। मतलब दूर से मैं देखूं तो अगर इसके अंदर, तो आपको सेल्स का 2 लेयर दिखाई देगा, बट टेक्निकली 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सबका बेस तो एक ही है। सो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या हो जाएगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड। एंड इसके अंदर प्रेजेंट होंगे स्टीरियोसीलिया। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्टीरियोसीलिएटेड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको यहाँ मिलेगा। अब मैम, सूडो स्टीरियो का मीनिंग क्या होता है? अरे क्या बोल रही हूँ मैं? चलो, ये तो आपको समझ आ गया होगा सूडो स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग क्या है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्टीरियोसीलिया। यस, ये ERPMT का पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था। आपकी बॉडी के अंदर सीलिया तो आपने सुना होगा, जिनका काम होता है कंडक्शन करना। ठीक है, बट जो स्टीरियोसीलिया होते हैं, ये बिल्कुल भी कंडक्शन का काम नहीं करते। ये एकदम रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो मैडम, इससे क्या फायदा होगा? सरफेस एरिया बढ़ गया ना। ठीक है, और ये स्टीरियोसीलिया, और बता सकते हो क्लास 11 में कहाँ पढ़ा था? याद करो। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टीरियोसीलिया क्या होता है ना। स्टीरियोसीलिया ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, और ध्यान रखना इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, और इनका काम क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया। अब मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप की सीलिया है जिनका काम मूवमेंट करना नहीं होता है, लोकोमोशन करना नहीं होता है। तो यहाँ पे इनका काम क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करना। और आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा इंटरनल ईयर के अंदर। ठीक है, तो स्टीरियोसीलिया ध्यान रखना, मेल के अंदर तो 3 जगह मिलेंगे। कहाँ पे? कान के अंदर मिलेंगे, और एपिडिडाइमिस में मिलेंगे, वास डिफरेंस के अंदर मिलेंगे। बट फीमेल में एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि फीमेल के अंदर एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस नहीं होता है। तो फीमेल के अंदर ओनली आपको मिलेगा ईयर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पक्का लास्ट चीज देखो, एपिडिडाइमिस जो हम लोगों ने बनाया है ना, इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, जो बेसिकली इसके ऊपर एक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर मतलब कैपोट, और ये होता है कॉर्डा। कॉर्डा मतलब पूंछ, तेल होती है। ठीक है, तो ये कॉर्पस, कैपोट और कॉर्डा। तो ये 3 इसके पार्ट में नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। तो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? कैपोट, कॉर्पस, कॉर्डा। कैपोट, कॉर्पस
होता है कॉर्डा। ठीक है, तो अब ये नाम आप याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज छोड़ सकते हो इसको ना। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर ये जो बन रहा है ना, ये हो जाएगा कैपुट, ये हो जाएगा कॉर्पस वाला पार्ट, एंड धीरे धीरे जो लेस कॉइल्ड हो रहा है उसको बोला जाएगा क्या, कॉर्डा। कॉर्डा मतलब होता है टेल, जो ओपन होगा फिर फाइनली वास्ट डिफरेंस के अंदर। अच्छा बिग लास्ट चीज एपिडिडाइमिस का काम क्या है? फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिखना कॉपी के अंदर। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म को मतलब फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी प्रोवाइड करना। ये मैं आपको समझाऊंगी बाद में ना, खैर वो तो मैं वैसे भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगी तो वहां पर भी लिखेंगे हम लोग। तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटाइजेशन, कैपेसिटाइजेशन मतलब उसकी कैपेसिटी, फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी प्रोवाइड करना। देखो डायरेक्टली जो टेस्टिस से बाहर स्पर्म आते हैं ना, उनके पास फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली उनके ऊपर बहुत सारी डेब्रीज जो होती है वो जमा होती है। ठीक है, तो ये उनके ऊपर बहुत सारी जो डेब्रीज होती है उनको रिमूव करना, एंड प्लस वो एडिशनल फीचर फर्टिलाइजेशन के प्रोवाइड करना, ये काम किसका होता है? एपिडिडाइमिस का। और टेक्निकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है एपिडिडाइमिस का, वो होता है स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करना। ठीक है, तो जो भी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन जाते हैं उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है एपिडिडाइमिस के अंदर, और एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म को टेम्पररी स्टोर किया जाएगा। ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, और स्टोर करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टीरियोसीलिया। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।